हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम इन सक्सेस 0.22 चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र या मैथ पेडोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे गणित शिक्षण शास्त्र या मैथ पेडोलॉजी का सिलेबस क्या है। इसमें हमको 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में है शिक्षण शास्त्र के अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ। थर्ड में हम पढ़ेंगे शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियाँ। जबकि फोर्थ में हम पढ़ेंगे शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी और डिजिटल शिक्षण शास्त्र। और 5वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये 5 यूनिट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षण शास्त्र का अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। ठीक है, गणित एक उपकरण, कला और भाषा है। इसकी प्रकृति तार्किक होती है। जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। गणित स्थान, संख्या व मापन का विषय है। जो गणित होता है वो स्थान, संख्या और मापन का विषय होता है। इसकी सहायता से परिमाण, दिशा व स्थान इत्यादि का भली भांति बोध होता है। तो जो आपका गणित है उससे हमको क्या किसका किसका बोध होता है? परिमाण, दिशा और स्थान का। ठीक है, जीवन की संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्याएं हल होती हैं। गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्या को सरल बना सकते हैं। जो गणितीय अवधारणाएं होती है उसकी सहायता से जो कठिन समस्या है उसको हम क्या करते हैं? सरल बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं एवं परिमाणों को प्रमाणित करने की विधि गणित विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। तो ये था आपका अर्थ। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? गणना का विज्ञान। ठीक है, जो सामान्य अर्थ है। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, जो आपका गणित शिक्षा शास्त्र है, अलग अलग विद्वानों ने गणित को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। बहुत सारे विद्वान हैं और सभी का जो इसकी परिभाषा को लेकर अलग अलग मत है। ठीक है, गणित की कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वह यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली परिभाषा है हाइगेन के अनुसार। ठीक है, आपको इसको हूबहू याद रखना है। ठीक है, 102 नंबर के पूछे जाते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो हाइगेन के अनुसार, हाइगेन का कहना है कि जो गणित होती है वो क्या होती है? गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक है, ये कहना है किसका? हाइगेन का। सेकंड जो है वो है लॉक के अनुसार। देखिए लॉक क्या बोलते हैं? लॉक बोलते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन है वो है तर्क करने की आदत। ठीक है, गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। जो गणित होता है वो मन में अस्थायी जो तर्क होता है उसको विकसित करने का क्या होता है? एक द्वार होता है। तो सीधी सी बात है कि जो लॉक है वो क्या बात करते हैं कि जो गणित होता है वो क्या करता है? जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में क्या करता है? तर्क को विकसित करता है। ठीक है, तर्क को क्या करता है? अस्थायी आदत के रूप में विकसित करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार। फिर हम बात करते हैं रोजर बेकन के अनुसार। रोजर बेकन क्या बोलते हैं? रोजर बेकन बोलते हैं गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। जो गणित होता है वो क्या होता है? जितने भी विज्ञान हैं उन सभी का क्या होता है? एक प्रवेश द्वार होता है, कुंजी होता है। मीन्स यहीं से वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं? रोजर बेकन बोलते हैं। ठीक, फिर आपके आते हैं प्रोफेसर बोस। प्रोफेसर बोस क्या बोलते हैं कि हमारी संपूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग और बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद जो होती है वो क्या होती है? गणितीय विज्ञान होती है। ठीक है, तो उनका जो कहना था कि हमारी जो सभ्यता होती है उसमें जो हम प्रकृति का उपयोग करते हैं, प्रकृति का उपयोग और बौद्धिक गहराई पर जो निर्भर करती है हमारी सभ्यता, उसकी जो बुनियाद होती है वो क्या होती है? गणितीय विज्ञान होती है। ठीक है, कौन होता है? गणितीय विज्ञान।
फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो गणित है, उन्होंने गणित को परिभाषित किया है, गणित जो होता है मापन, मात्रा व परिमाण का विज्ञान है। उनका क्या कहना है कि जो गणित होती है वो किसका किसका है, एक मापन का, दूसरा मात्रा का और तीसरा किसका, परिमाण का क्या है, विज्ञान है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक वाहन है, वह एक क्या है, वाहन है, जिसके माध्यम से बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। यह अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण और तर्क विद्या पर बल देता है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो गणित होता है वो बच्चे के लिए क्या होता है, एक वाहन की तरह होता है, जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है, किसी चीज़ को समझता है, उसके अंदर तर्क विश्लेषण की शक्ति आ जाती है। ठीक है, और ये किसी भी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनका क्या होता है, सहगामी हो सकता है। ठीक है, उनका एक हेल्पिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, विश्लेषण और तर्क बल मतलब प्रदान करना या विकसित करना। ठीक है, ये तर्क शक्ति को क्या करता है, आपको विकसित करता है, कौन, गणित। ठीक है, तो ये थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। अब हम उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर गणित के विषय में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उसके अनुसार पर हम गणित के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या, गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का माध्यम है। जो गणित होता है वो क्या होता है, गणित जो संख्या होती है, स्थान और मापन, इसका क्या होता है, अध्ययन है। ठीक है, मीन्स गणित में हम क्या करते हैं, संख्याओं का, स्थान का और मापन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। गणित अमूर्त प्रत्ययों को मापने में सहायक होती है। क्या बोल रहा है कि जो गणित होती है वो अमूर्त प्रत्ययों को, ठीक है, जो मापने में क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा गणित के एग्जाम से वस्तु स्थिति स्पष्ट हो, जो गणित होते हैं इसके जो ज्ञान होता है तो इससे हमसे क्या होती है, किसी भी चीज़ की वस्तु स्थिति जो होती है वो क्या होती है, स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। जो गणित होता है वो क्या करता है, संख्यात्मक निष्कर्ष जो होता है उसको निकालने में क्या होता है, सहायक होता है। गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन, जो गणित का ज्ञान होता है इसको हम क्या करते हैं, सरलता से नहीं भुला सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आसानी से भूलने वाली सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने क्या परिभाषाएं पढ़ी है। तो सबसे पहले देखिए जो हागवेन है तो उनका कहना था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, लॉक आए तो लॉक ने सिर्फ इतना सा बताया कि जो गणित होती है वो क्या करती है, बच्चों में तर्क शक्ति को विकसित करती है। ठीक है, मीन्स वो क्या होती है, जो तर्क शक्ति होती है उसको विकसित करने का एक द्वार होती है। ठीक है, ये उनका कहना था। फिर आते हैं रोजर बेकन, वो क्या बोलते हैं, गणित सभी विज्ञानों का द्वार है। ये क्या है, उसका द्वार है। ठीक है, फिर आपके प्रोफेसर बोस आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो हमारी सभ्यता है उसकी जो प्रकृति का हम उपयोग करते हैं बौद्धिक जो गहराई पर निर्भर करती है, वो क्या करती है, वास्तविक बुनियाद, उसकी जो वास्तविक बुनियाद है वो क्या है, उसका गणितीय विज्ञान है। ये उनका कहना था कि हमारी सभ्यता का जो बुनियाद है वो क्या है, आपकी गणित है। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है कि ये मापन, मात्रा और परिणाम का विज्ञान है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बोलती है कि ये जो आपकी गणित है वो क्या करती है, बच्चों में क्या विकसित करती है, सोचना, समझना, तर्क शक्ति का विश्लेषण करना क्या करता है, इसके द्वारा स्पष्ट करती है। ठीक है, और ये दूसरे जो आपकी सब्जेक्ट होती हैं उसकी क्या हो सकती है, सहयोगी हो सकती है। और इसमें जनरली विश्लेषण और तर्क शक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ परिभाषाएं। निष्कर्ष आपको हमने बताया जैसा कि गणित जो होता है, गणित में जनरली संख्या, स्थान और मापन का अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, और इसमें अमूर्त चीज़ों को क्या करते हैं, समझने में हमको क्या मिलती है, सहायता मिलती है। गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी, गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है, सबको पता है, और गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। ये थी कुछ चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया है। अब चलिए देखते हैं गणित का उपयोग एवं महत्व।
गणित का क्या महत्व है? सभी व्यक्ति को संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा जीवन जो होता है सुबह से शाम तक किससे जुड़ा होता है? गणित से जुड़ा हुआ था। गणित एवं मानव जीवन का संबंध आदिकाल से रहा है। आदिकाल से ही हम गणित का उपयोग करते आए हैं। मानव जाति को उन्नति में गणित अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। मीन्स जो मानव जाति है उसका जो विकास हुआ है उसमें जो आपकी गणित है वो बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। ठीक है। उचित गणितीय ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अगर किसी भी राष्ट्र के पास जो गणित है उसका उचित ज्ञान न हो तो वो विकास नहीं कर सकता। इसको लेकर नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। क्या बोलता है कि जो आपकी गणित की उन्नति है उसके साथ है जो देश है उसकी उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। अगर कोई देश है वो अगर गणित में उन्नति करेगा तो डेफिनेटली वो देश जो होगा वो उन्नति की ओर जाएगा। गणित हमारे जीवन में निम्नलिखित उपयोग, अब जो गणित है उसके हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो गणित के हमारे जीवन में क्या उपयोग है इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपका पहला उपयोग है कि हम जो गणित होता है जैसे हमने बताया कि हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है। तो दैनिक क्रय विक्रय में जैसे चीज़ों को हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें जो भी कैलकुलेशन ही तो यूज होती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाली क्रय विक्रय संबंधी क्रियाएं जैसे गिनना, मापना, तौलना आदि सभी किस पर निर्भर करते हैं? गणित पर। ठीक है। तो हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, हम तौलते हैं तो उसमें भी गणित का यूज करते हैं। ठीक है। किसी पैसे गिनते हैं तो भी, ठीक है, किसी चीज़ को मापन कर रहे हैं कि उसका तो मतलब हर जगह क्या है आपके दैनिक जीवन में किसका जो दैनिक क्रय विक्रय उसमें किसका यूज करते हैं? मैथ का यूज करते हैं। ठीक। फिर है वाणिज्य व्यापार में प्रयोग। ठीक है। अब देखिए व्यापार की बात करते हैं। गणित को व्यापार का प्राण कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। गणित जो होता है उसको जो व्यापार होता है उसका प्राण कहा जाता है। मीन्स जब हमको अगर कैलकुलेशन नहीं आएगी तो हम व्यापार कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। कोई भी व्यापार गणितीय गणनाओं के बिना नहीं हो सकता। ठीक है। बिना गणना के व्यापार संभव नहीं है। एक मजदूर से लेकर उद्योगपति तक, घर से लेकर बैंक तक, बाजार से लेकर वित्तीय संस्थाओं तक सभी किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं। ये सभी जितने जितने भी आपने अभी देखा, जैसे मजदूर हो गया उसको भी क्या चाहिए, वो अपना दिहाड़ी लेगा जो लेता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो वो कैसे अपना जो एक दिन की मजदूरी है वो कैसे कैलकुलेट करे। उद्योगपति, ठीक है, हो गया। घर से लेकर बैंक, घर में आप खुद पैसे रखते हैं कैलकुलेट करके रखते हैं, बैंक हो गया। ठीक है। तो हर जगह गणित का बहुत यूज है। ठीक है। तो जो व्यापार है उसमें जैसा आपने पहले ही लाइन में पढ़ लिया कि व्यापार जो होता जो गणित होती है वो व्यापार का प्राण होती है। ठीक है। विज्ञान में गणित का प्रयोग क्या बोल रहा है कि गणित को विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गणित है वो विज्ञान की क्या है? जन्मदाता है। सभी प्रकार के जो अनुसंधान है, गणनाएं, व्याख्याएं, परिणामों को प्रमाणित करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके अनुसंधान होते, गणनाएं होती, व्याख्याएं होती हैं, परिणाम होते हैं, इनको प्रमाणित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गणित का। गणित विज्ञान की नींव है। जो गणित होती है वो विज्ञान की क्या है? नींव है, फाउंडेशन है। अतः रोजर बेकन ने सत्य ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों जो विज्ञान है उनकी क्या होती है? द्वार एवं कुंजी है। जैसा आपने परिभाषा में पढ़ा था कि रोजर बेकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं क्या है? कुंजी है। ठीक है। फिर अतः हम क्या कह सकते हैं? गणित कार्य करने की विधियाँ देता है। जो गणित होता है वो क्या करता है? हमें जो कार्य हम करते हैं उसकी क्या प्रदान करता है? विधियाँ देता है, मेथड देता है। ठीक है। गणितीय समस्याओं का हल करने की योग्यता प्रदान करता है। ठीक है। ये क्या करता है? हमको गणितीय जो समस्या है उसको हल करने की क्या करता है? योग्यता प्रदान करता है। समस्या समाधान के लिए सही अभिवृत्ति और सभी प्रकार की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की योग्यता है। ये क्या करता है? हमको जो समस्याएं होती है उसको एक तरीके से, ठीक है, सिस्टम से हल करने का क्या प्रदान करता है? हमको योग्यता देता है। ठीक है। फिर गणितीय शिक्षण के उद्देश्य अब हम बात कर लेते हैं। क्या देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको सिर्फ रिवाइज कर लेना दैनिक जीवन में। जैसे कैलकुलेशन में यूज करते हैं, व्यापार में जैसा आपको पता है। ठीक है। व्यापार में इसको व्यापार का प्राण कहा जाता है। ठीक है। फिर विज्ञान में, ठीक है, जो सारे इसको विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारे समस्याएं होती हैं
वो हम गणित की सहायता से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य। आखिर हम गणित क्यों पढ़ते हैं, गणित का शिक्षण क्यों जरूरी है। ठीक, यह राष्ट्रीय अ, यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक, गणित शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, तो चलिए गणित शिक्षण के उद्देश्य को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। पहला है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। जो बच्चे की विचार प्रक्रिया उसका हम क्या करते हैं, गणितीकरण करते हैं, पहला। ठीक है, दूसरा बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए बच्चों गणित में क्या लें, आनंद लें। गणितीय तकनीक का कहाँ कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे को प्रभावशाली गणित सीखें। मीन्स कहने का अर्थ है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें गणित की जो तकनीकी है इसका उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। ठीक है, गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों का एक अंश बनाना। जो गणित है उसको जीवन के अनुभवों का अंश बना देना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं रही, बल्कि ये हमारे डेली लाइफ में हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाए। ठीक है, बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने एवं उनके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना। मतलब बच्चे जिसमें रुचि रखते हैं ऐसे समस्याएं क्रिएट की जाएं और उन्हें हल करने में उन्हें हम क्या करें, प्रेरित करें। बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को क्या करना, हमको विकसित करना है। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं, जो मूल संरचनाएं होती है, जैसे अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गई, ज्यामिति हो गई, त्रिकोणमिति को समझाना, इसको हम समझाना हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। उपरोक्त उद्देश्यों का निष्कर्ष डेविड व्हीलर के कथन में निहित है। जो डेविड व्हीलर थे, ये सारे निष्कर्षों को उन्होंने एक परिभाषा के रूप में दिया कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारी गणित जानना जितना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी यह जानना है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, आपके डेविड व्हीलर, और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर जॉर्ज पोल्या के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं। जो स्कूल में आपकी गणित की शिक्षा होती है उसके दो मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है उनका अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य। पहला क्या है, अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। यह संख्यात्मक संक्रियाएं जैसे मापन, भिन्न प्रतिशत और अनुपात से संबंधित है। मीन्स इसमें क्या होता है कि हम जो समाज में बच्चे होते हैं उनको हम एक रोजगार के योग्य बनाते हैं, जो कि क्या कर सकें, जो समाज है उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या कर सकें, मदद कर सकें। वो मापन सीख सकें, भिन्न प्रतिशत, अनुपात, ये सारी चीज़ें उन्हें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ये क्या होता है, अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, सेकंड जो उद्देश्य होता है वो होता है ऊंचा उद्देश्य। ठीक है, इसका क्या है, इस उद्देश्य के अंतर्गत बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना होता है। ठीक, अर्थात बच्चे में चिंतन का विकास करते हैं ताकि वह अमूर्त विचारों के साथ काम कर सके। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की जो थिंकिंग है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि वो जो अमूर्त विचार होते हैं उस पर वो क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की जो अनुशंसा है वह NCF 2005 ने की थी। ये जो दोनों उद्देश्य अभी आपने पढ़े, एक पहला था अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य जिसमें सिर्फ उसको रोजगार के योग्य बनाया जाता था। दूसरा जो था उसमें बच्चों को मतलब जो उसकी थिंकिंग थी उसको मतलब डेवलप करना था, जिससे वो क्या कर सके, अमूर्त विचारों पर क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, तीन दोनों विचारों को जो है उद्देश्यों की जो अनुशंसा है वो NCF जो 2005 थी उसमें की गई है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं NCF 2005 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के, जो उच्चतर माध्यमिक स्तर है उस पर गणित के क्या उद्देश्य हैं, किसके अकॉर्डिंग, 2005 NCF 2005 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है, अंक गणित, बीज गणित के उपयोग पर जोर देना जिससे बच्चे दैनिक जीवन की समस्याओं का हल कर सके।
जो एनसीएफ 2005 है उसमें जो उच्चतर माध्यमिक स्तर उस पर क्या बोला गया है कि अंक गणित और बीज गणित पर हमको ज़्यादा जोर देना है, जिससे जो बच्चे हैं वो अपने दैनिक जीवन में जो उनकी समस्याएं आती हैं उसको वो क्या कर सके, हल कर सके। ठीक है। चरों का उपयोग रैखिक समीकरणों को बनाने, हल करने, सर्व समीकाएं गुणनखंड करने को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे नई भाषा के धारा प्रवाह उपयोग को सीख सकें। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उसमें क्या बोला गया कि चरों का उपयोग हो, रैखिक समीकरणों को बनाने एवं हल करने, सर्व समीकाएं गुणनखंड करने को बढ़ावा देना। ठीक है। इन चीज़ों पर हमको क्या कह देना है, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि बच्चे नई भाषा के धारा प्रवाह का उपयोग सीख सकें। ठीक है। फिर है बच्चों को विभिन्न प्रकार के नियमित, जो बच्चे होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के नियमित आकार जैसे त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज पढ़ाना। इसमें अब बच्चों को क्या पढ़ाना, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया और चतुर्भुज को क्या करना है, पढ़ाना। इसके अलावा क्षेत्रफल, परिमाप, मान, मानस दर्शन, आकलन, मापन आदि के विषय में समझाना। उसको क्षेत्रफल हो गया, परिमाप क्या होता है, मानस दर्शन क्या होता है, आकलन क्या होता है, मापन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को उसको क्या करना है, समझाना है। ठीक है। ज्यामिति के औपचारिक परिचय देने के लिए कागज मोड़ना। जो ज्यामिति है उसका औपचारिक उसको क्या हो, ज्ञान हो। ठीक है। अनौपचारिक ज्ञान हो। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कागज को मोड़ते हैं। ठीक, कागज से क्या करते हैं, हम कागज को मोड़ कर क्या करते हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम कागज को मोड़ेंगे, उसको काटेंगे। सम्मिति एवं रूपांतरण के विचारों से अवगत कराना। जो सम्मिति क्या होती है, ठीक है, रूपांतरण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों से उसको क्या करना है, अवगत कराना है। जीवन कौशलों जैसे आंकड़ों का प्रहस्तन मीन्स डाटा हैंडलिंग, निरूपण व दृष्टिकरण को भी इसमें क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। आंकड़ों के प्रहस्तन, जो आंकड़ा है उसके प्रहस्तन की प्रक्रिया को निरूपित करने और दिन प्रतिदिन के आंकड़ों ग्राफी निरूपण को बढ़ावा देना, रैखिक ग्राफ बनाने की औपचारिक तकनीकें पढ़ाना। ठीक है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। समझ, संगठन व कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए दृश्य अधिगम को बढ़ावा देना। समझ अच्छी हो, संगठन अच्छा हो, कल्पनाशीलता अच्छा हो बच्चों में, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दृश्य अधिगम होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा सामान्यीकरण, अनुमान लगाना, मानस दर्शन, पक्षांतर आदि। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण हो गया, अनुमान लगाना हो गया, ठीक है, मानस दर्शन हो गया और पक्षांतर, इस पर भी हम क्या करते हैं, बल देते हैं। इन सारे कौशलों को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा बच्चों को कम अनौपचारिक परंतु सहमतकारी तर्कों के द्वारा अपने निष्कर्षों को सही साबित करने का अवसर देना। ठीक, क्या बोला है, बच्चों को अनौपचारिक परंतु सहमतकारी तर्कों के साथ, ठीक है, उसको जो उसने निष्कर्ष निकाले हैं उसको वो क्या कर सके, साबित कर सके, ऐसा अवसर हम उनको देना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के अनुप्रयोग से संबंधित समस्याओं का तर्क संगत रूप से हल करे। जो गणितीय समस्याओं के अनुप्रयोग से संबंधित समस्याएं हैं उसका वो क्या कर सके, तर्क संगत रूप से क्या कर सके, हल करना। ठीक है। उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य में भिन्नता। अब जो उद्देश्य होता है, ठीक है, जिसको एम्स बोलते हैं, प्राप्य उद्देश्य मीन्स ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसमें क्या अंतर होता है उसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, असीमित होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये असीमित हो गया, यह असीमित होगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। उद्देश्य असीमित होते हैं। उद्देश्य अस्पष्ट अनिश्चित होते हैं। जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अस्पष्ट व अनिश्चित भी होते हैं। असीमित होते हैं, अस्पष्ट व अनिश्चित होते हैं। इन्हें प्राप्त करना असंभव, चूंकि अब आपको पता है असीमित होते हैं तो प्राप्त करना भी असंभव होगा। ये शिक्षा से संबंधित होते हैं। लेकिन ये किससे संबंधित होते हैं, शिक्षा से संबंधित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये शिक्षा समाप्ति के पश्चात प्राप्त होते हैं। ये कब प्राप्त होते हैं, जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तब प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन, एम। ठीक है। अब बात करते हैं प्राप्त उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके विशिष्ट होते हैं। ठीक है। प्राप्य उद्देश्य स्पष्ट व निश्चित होते हैं। जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपके उद्देश्य जो होते हैं स्पष्ट व निश्चित होते हैं। अब अगर ये स्पष्ट व निश्चित होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षण से संबंधित होते हैं। ये क्या होते हैं, शिक्षण से संबंधित होते हैं। ठीक है।
ये किससे संबंधित होते हैं? शिक्षण से संबंधित होता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित था, लेकिन ये किससे संबंधित है? शिक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये शिक्षण के दौरान प्राप्त होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था वो शिक्षा के बाद प्राप्त होता है, और ये शिक्षण के दौरान ही हमको क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। कौन? प्राप्त उद्देश्य। ठीक है, या ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब चलिए हम बात करते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। उद्देश्य जो होते हैं, तो पहला क्या है? व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं? ये उद्देश्य व्यवहारिक पदों से संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं? व्यवहारिक पदों से। ये किसी बच्चे को कार्य करने, सोचने और महसूस करने के विषय में बताते हैं। ये क्या बताते हैं? किसी बच्चे को, जो व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं, को कार्य कैसे करना है, ठीक है, उसको सोचना कैसे, उसको महसूस कैसे करना है, इसके बारे में ये बताते हैं। दूसरा है अनुदेशात्मक उद्देश्य। ठीक है, अनुदेशात्मक उद्देश्य में क्या है आपका? ये अति विशिष्ट व संकुचित होते हैं। ये कैसे होते हैं? विशिष्ट व कैसे होते हैं? संकुचित होते हैं। ये स्पष्ट, व्यवहारिक व निश्चित तथा प्राप्त करने योग्य होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, निश्चित भी होते हैं, तथा इनको हम इसीलिए क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इनका निर्माण पूर्व निर्धारित होता है। इनका जो निर्माण होता है वो पहले से क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये थे आपके अनुदेशनात्मक। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्व की। तो महत्व में क्या है आपका? ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कार्य को सीमित कर देते हैं। ये लक्ष्य को क्या करते हैं? स्पष्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? कार्य सीमित हो जाता है। ठीक है, ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाते हैं। अगर लक्ष्य स्पष्ट करेंगे तो जो पाठ्यक्रम होगा क्या होगा? प्रभावी। ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मापन एवं मूल्यांकन में सहायता करते हैं। लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए किसमें सहायता करेंगे? मापन एवं मूल्यांकन में। गणित के प्राप्त उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक। अब देखिए, जो गणित के प्राप्त उद्देश्य, उनको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो निर्धारित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहला है, गणित के प्राप्त उद्देश्यों को निम्न कारक निर्धारित करते हैं। ठीक है, कुछ कारक यहाँ पे दिए गए हैं जो क्या करते हैं? जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित करते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अब जो आपकी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ठीक है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण उद्देश्य बच्चे की अवस्था, अभिरुचि, प्रवृत्ति व रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जो शिक्षण उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए? बच्चे की अवस्था क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी वृत्ति का है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर ये उपयुक्त एवं उचित क्रम में होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? उपयुक्त और उचित क्रम में होनी चाहिए। मीन्स सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल से कठिन की ओर, ताकि बच्चा आराम से क्या कर सके? सीख सके। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे को सबसे पहले कठिन चीज़ें सिखाएंगे फिर सरल, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या थे आपके मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, तो पहला बाल केंद्रित हमेशा याद रखिएगा। दूसरा बच्चे की रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार, और तीसरा अपन को क्या रखना है? सरल से कठिन की ओर। उपयोगिता, ये उपयुक्त एवं उचित क्रम में होनी चाहिए, जिससे सरल से कठिन की ओर हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपयोगिता की। उपयोगिता क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन से होना चाहिए। जो शिक्षण जो उद्देश्य है उनका जो संबंध है बच्चों किस कहाँ से होनी चाहिए? दैनिक जीवन से होना चाहिए। जो उनका दैनिक जीवन है, ठीक है, डेली लाइफ है, उससे होना चाहिए। ठीक है, लास्ट आती है व्यवहारिकता। शिक्षण उद्देश्य व्यवहारिक होना चाहिए। अब जो शिक्षण उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए आपका? व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका मैथ पेडोलॉजी, ठीक है, का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ठीक है, तब कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको क्या करा देंगे? कवर करा देंगे। और जैसे ही हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी तो फिर हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।